हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उत्प्लावन बल। ठीक है, जो उत्प्लावन बल होता है और आर्किमिडीज का सिद्धांत होता है, ठीक है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। आप सभी जानते होंगे कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं उत्प्लावन बल क्या होता है, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है, और इसी के बारे में जो हम आज पूरी तरह से डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग सभी ये चीज़ें पढ़े तो होंगे ही, बट आज हम लोग प्रैक्टिकली एप्लीकेशन के साथ देखेंगे, क्योंकि हम लोग पढ़ तो लेते हैं लेकिन हमारे कुछ जो है प्रैक्टिकल में जो चीज़ें पता नहीं रहती है। ठीक है, तो मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में बताऊंगा और ये भी दिखाऊंगा कि पानी में जो जहाज़ जो तैरता है वो कैसे तैर लेता है। ठीक है, इसमें आपको बहुत ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो इसके लिए एकदम निफिक्र रहिए। चलिए दोस्तों चलते हैं। देखिए, उत्प्लावन बल क्या होता है। मान लीजिए किसी तरल, द्रव या गैस, देखिए तरल का मतलब क्या होता है, या तो द्रव मतलब जैसे पानी हो गया, तो पानी एक द्रव है, और या फिर गैस में भी उत्प्लावन बल लगता है, लेकिन इतना कम लगता है कि उसको हम लोग फील नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो किसी तरल में कोई वस्तु आंशिक आंशिक मतलब आधा अधूरा, मतलब थोड़ा डूबा हुआ है, थोड़ा सा बस, या फिर जितना भी डूबा हुआ लेकिन पूरा पूरा नहीं डूबा, तो उसको आंशिक बोलेंगे। आंशिक या पूर्ण रूप से डूबी होने पर उस वस्तु पर ऊपर की ओर जो है एक बल लगता है, उसको उत्प्लावन बल कहते हैं। जैसे मान लीजिए पानी का कंटेनर है, ठीक है, और उसमें जब अपना हाथ डालते हैं तो आपको अपना हाथ थोड़ा हल्का फील होता होगा, भरे हुए पानी के कंटेनर में डालते होंगे। क्यों? क्योंकि उस पर नीचे से एक बल लगता है, उत्प्लावन बल। ठीक है, अब उत्प्लावन बल तो पता चल गया कि क्या होता है। किसी भी तरल में किसी चीज़ को आंशिक या पूर्ण रूप से डुबाने पर जो फोर्स लगता है, जो बल लगता है, उसको उत्प्लावन बल कहते हैं। लेकिन आर्किमिडीज जो थे, उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, अपना एक सिद्धांत दिया था, जो बताता था कि वो जो बल लगता है किसी भी तरल में, जो हम वस्तु डुबाते हैं या फिर आंशिक या पूर्ण रूप से डुबाते हैं, तो उस पर जो बल लगता है वो कितना लगता है। देखिए, उत्प्लावन बल लगता है ये तो हमें पता है, लेकिन कितना लगता है इसका जो है मेजरमेंट दिया था किसने? आर्किमिडीज सर ने दिया था। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या कहा कि देखो, किसी तरल माध्यम में अगर किसी वस्तु को तुम डुबाते हो तो उस पर उत्प्लावन बल तो लगेगा, लेकिन वो उत्प्लावन बल कितना लगेगा? जितना तरल जो है विस्थापित होगा, जितना तरल का भार विस्थापित होगा। जैसे में मान लीजिए कि एक कंटेनर है, ठीक है, और इसमें आप लोग चलिए मान लेते हैं बर्फ़। आपने कुछ बर्फ़ डुबाया, तो आपको तो पता है कि बर्फ़ की घनत्व तो जो है पानी की घनत्व से कम होता है, तो क्या होता है, बर्फ़ जो है सतह पे तैरता है। तो जब ये बर्फ़ तैरेगा तो अब इस पे उत्प्लावन बल लगेगा, है कि नहीं? उत्प्लावन बल तो लगेगा, क्योंकि तैर रहा है तो कुछ तो बल लग रहा होगा। तो नीचे से एक तो इसका देखिए, इसका जो अपना मास है, इसका जो अपना भार, ये मास है, तो उसकी वजह से कुछ भार लगेगा। ठीक है, वो नीचे की तरफ लगेगा इसका मास की वजह से, और इस पे जो है उत्प्लावन बल नीचे से ऊपर की तरफ लगेगा, और जिस तरह से ये बैलेंस हो जाएगा और तैरने लगेगा। लेकिन क्या बोले थे कि विस्थापित तरल के भार के बराबर होगा। तो मान लीजिए इतना इतना जो है, इतना पार्ट इसका जो है पानी में डूबा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि इतना जगह पानी के अंदर, अगर हम पानी के अंदर देखें तो अभी हम पानी की स्थिति देखेंगे तो कैसा रहेगा। देखिए, इस सब में पानी रहेगा, और जितना दूर में जो है वो डूबा हुआ है बर्फ़, उतना दूर का जगह जो हमारा क्या रहेगा, खाली रहेगा, पानी के अंदर खाली हो जाएगा। अगर इस चीज़ को देखें, सिर्फ पानी को ही देखें, तो ये इसमें तो बर्फ़ भरा हुआ है, मतलब पानी में इतना जगह खाली हुआ। अब इतना जगह जो खाली हुआ, इसका मतलब पानी का लेवल थोड़ा ऊपर उठेगा ना। पानी का लेवल तो उतना ही, पानी तो उसमें उतना ही रहेगा, तो लेवल थोड़ा ऊपर उठेगा। लेकिन इस लेवल को हम लोग देख नहीं पाते हैं। लेवल नहीं देख पाते हैं, क्यों? क्योंकि जिस चीज़ में डुबाएं उसी में लेवल उठ गया। मतलब लेवल हम लोग देख पाते हैं, लेकिन कितना विस्थापित हुआ ये नहीं देख पाते हैं। तो इसको देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, और उस एक्सपेरिमेंट को हम आपको दिखाने वाले हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, 5 kg का एक ब्लॉक हम यहाँ, इसमें एक तराजू कहते हैं या फिर वेइंग मशीन में हम लटकाए हुए हैं। ठीक है, अब लटकाने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 5 kg शो भी कर रहा है, और यहाँ पे 5 kg हमने लटकाया भी, और यहाँ पे 5 kg शो भी कर रहा है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और हमने एक सिस्टम इस तरह से बनाया है कि एक जार में यहाँ पे एक हल्का सा जो है छेद कर दिया है, जिससे कि अगर पानी का लेवल ऊपर जाए तो ऊपर न जा करके उस पानी का जो है वो विस्थापित होकर कहाँ आ जाए, हमारे दूसरे में आ जाएंगे, ताकि इसको हम बाद में वजन कर सके, इसको तराजू पे तौल सके, और उसके बाद हम पता कर सके कि कितना जो है लगा। अब देखिए क्या हुआ, इसको एक्सपेरिमेंट करने के बाद, इसको डुबाने के बाद, हमें अब पता नहीं कि इस पर कितना बल लग रहा होगा, ये हमें कुछ पता नहीं है। ठीक है, इसका हमने देखा तो क्या हुआ कि ये जो इतना, देखिए पानी के अंदर अब क्या है कि इतना जगह तो पानी के अंदर खाली कर दिया ना ये। अब उस पानी, इतना जगह जो पानी के अंदर खाली किया, उस जगह के
ये करने के लिए उतना तो इसको लेवल ऊपर उठना पड़ेगा। लेवल ऊपर उठ नहीं सकता क्योंकि ये तो जैसे ऊपर उठने की कोशिश करेगा ये तो गिर जाएगा इधर। तो जब यहाँ पे पानी कुछ इकट्ठा हो गया और इस पानी को हमने तौला, हमने वजन किया, तो क्या देखा कि ये 2 केजी पानी कितना था, 2 केजी। और जब हमने इस 2 केजी को देखा तो हमने सोचा कि देखो अब तराजू पे देखते हैं, अब वेइंग मशीन पे देखते हैं। तो वेइंग मशीन पे हमने देखा तो वाकई जो पहले 5 पे था वो अब 3 पे चला गया होता, मतलब 2 केजी का यहाँ पे भी कम दिख रहा था। तो वो 2 केजी गया कहाँ? इसका मतलब है कि 2 केजी कम करने के लिए जो है नीचे से कोई फोर्स लग रहा है, नीचे से कोई उत्प्लावन बल रहा है, लग रहा है। और इसी से हमें पता चलता है कि किसी भी चीज़ को तैरने के लिए जो है उसको अपने वजन के बराबर तरल को विस्थापित करना होगा। अब ये तो आप समझ गए कि कैसे तैरता है, लेकिन अब हम लोग एक चीज़ पे और चलेंगे कि यहाँ पे जो आर्किमिडीज का सिद्धांत है उसमें क्या बोल रहे हैं कि किसी तरल माध्यम में किसी वस्तु पे लगने वाला उत्प्लावन बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होगा। ये तो हम समझ गए। तो मान लीजिए कि किसी चीज़ को हमको तैरवाना है, किसी चीज़ को हमको तैरवाना है। जैसे हम शिप जब डिज़ाइन करते हैं तो हम क्या चाहते हैं कि हमारा शिप तैरे। भाई डुबाना तो चाहते नहीं, अपने शिप को, अपने जहाज़ को थोड़े नहीं डुबाना चाहते हैं। तो हम क्या चाहते हैं कि हमारा शिप तैरे। तो ये क्या बोले कि विस्थापित तरल के भार के बराबर होगा उत्प्लावन बल। तो हम क्या चाहते हैं, हमारा जो शिप है उस पर उत्प्लावन बल लगे। ठीक है, मान लीजिए उत्प्लावन बल नहीं लगा ढंग से तो हम लोग तो शिप तो हमारा डूब जाएगा। तो क्या चाहते हैं कि जितना वजन हमारा शिप का है उतना ही वजन जो है, उतना ही वजन के बराबर उत्प्लावन बल जो है। देखिए उत्प्लावन क्या है, एक बल है, एक बल है। बल का मात्रक क्या होता है, यूनिट क्या होता है उसका, फोर्स का न्यूटन होता है। लेकिन देखिए जब हम किसी भी चीज़ को रखते हैं इधर तो उस पर एक फोर्स, मतलब उस पर एक जो है, देखिए फोर्स बड़ा क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। मास मतलब भार गुने, और एक्सेलरेशन जो है ये एक ड्यू टू ग्रेविटी, जो हमारा धरती पे हम लोग खड़े क्यों हैं, क्योंकि हमारे ऊपर ग्रेविटी लग रही है, ग्रेविटी हमें खींच रही है, गुरुत्वाकर्षण। तो वो गुरुत्वाकर्षण का जो ये है एक्सेलरेशन उसके द्वारा जो बनता है वो कितना होता है, जिसको हम जी कहते हैं। जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को देखिए कोई भी चीज़ 5 केजी का रखे हुए हैं, ठीक है, और बोलेंगे कि इसका मास कितना है तो 5 केजी, इस पर वेट कितना लग रहा है। तो देखिए अब वेट होता है भार, इसको मास मान लीजिए, हम जी को जो 9.1 है उसको 10 मान ले, तो ये जो है क्या लगेगा, 5 केजी का है तो इस पर 50 न्यूटन का लगेगा, क्योंकि जी को हमने 10 मान लिया है। ठीक है, वैसे 9.81 भी रहता तो 48-49 कुछ लगता है। ठीक है, तो ये चीज़ तो आप समझ रहे हैं। तो अब हम चलते हैं अपने ओरिजिनल सवाल पे। हमारा सवाल था कि देखिए यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये पानी की सतह पे, हमारे पानी की सतह पे ये शिप तैर रही है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि पानी की सतह पे ये शिप तैर रही है? शिप का वजन बहुत ज़्यादा है, उसको तो डूब जाना चाहिए था पानी की सतह के नीचे। इसका मतलब है कि जितना वजन इस शिप का है, जितना वजन इस शिप का है उतना ही वजन को बैलेंस करने के लिए नीचे से कोई फोर्स लग रहा होगा, है कि नहीं? कोई फोर्स तो नीचे से लग रहा होगा। और फोर्स कैसे लग रहा है, ये तो पानी की सतह पे तैर रहा है, ये मतलब तरल को तो ये विस्थापित किया ही नहीं है, तो फोर्स कैसे लग रहा है इस पर? ये चीज़ समझने वाली है। लेकिन जो हम लोग एक्चुअल्स में शिप देखते हैं वैसा नहीं होता। शिप का बहुत सारा, आपको लग रहा होगा कि ये फ्लोट कर रहा है, ये तैर रहा है पानी की सतह, लेकिन तैरने इसका बहुत बड़ा हिस्सा डूबा हुआ भी है। अगर इस पिक्चर को अगर आप ऐसे देखें, देखिए इसका इसका इतना बड़ा हिस्सा जो है, इस जहाज़ का इतना बड़ा हिस्सा नीचे वाला इतना डूबा हुआ है। तो आर्किमिडीज साहब का कहना के अनुसार किसी भी चीज़ को तो आपको तैरवाना है, तो जितना उसका मास है उतना ही बराबर में आप क्या कर दो, उसके तरल को विस्थापित करा दो। मान लो कि हमारे पास एक कंटेनर है, उसमें पानी भरा हुआ है, और मान लीजिए हमको 5 केजी की एक लोहा का एक टुकड़ा है, 5 केजी का मान लीजिए एक लोहा का टुकड़ा है, उसको तैरवाना है। तो क्या हम तैरवा सकते हैं? बताइए? नहीं तैरवा सकते हैं। अगर उसको हम एक क्यूब के फॉर्म में रख दें, इसको अगर हम एक सॉलिड चीज़ के फॉर्म में रख दें, तो जैसे ही डालेंगे वैसे ही वो डूब जाएगा, है कि नहीं? लेकिन जी दोस्तों, हम उसको तैरवा सकते हैं। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि 5 केजी है ना, बस हमको इस तरह से इस
लोहा को बनाना है कि ये 5 kg पानी को विस्थापित कर दे। तो हम क्या करेंगे, इसको पीट पीट के जो है एक चदरा, जानते हैं दोस्तों चदरा, उस जैसे वो होता है ना कि कटोरी शेप का बना देंगे इसको। मान लीजिए हम पीट पीट के, देखिए कोई भी कटोरी वो तो किसी न किसी मटेरियल का ही बना हुआ है ना, उस मटेरियल को अगर सीधा डाल देंगे तो डूब जाएगा। कि उसी अगर पीट के अगर कटोरी के शेप में ला दे, कटोरी की तरह बना दे, इस तरह का बना दे उसी को, तो अब क्या ये डूबेगा? नहीं डूबेगा। क्यों नहीं डूबेगा? क्योंकि एक ही चीज़ है कि जितना भारी चीज़ को तुमको तैरवाना है ना, उतना ही भार के बराबर तुम जो है तरल मतलब पानी या फिर जो भी जिस भी तरल में आप तेल में रखते हो तो तेल, उतना ही भारी तेल को जो है आप विस्थापित करा दो, ठीक है, उतना ही भार को। अब क्या है कि मान लीजिए हमको 5 kg हो या 50 kg हो, जितना देखिए मान लीजिए कि हमारे पास कोई 5 kg का वस्तु है, ठीक है, 5 kg का वस्तु है, उसको हम तैरवाना है तो हम उसको इस शेप में बना देंगे। 50 kg का हुआ तो क्या हुआ, तो भी हमको कोई दिक्कत नहीं है, बस हम इस तरह से उसको बनाएं कि हमारा 50 kg पानी को वो विस्थापित कर दे, ठीक है। 50 kg पानी को विस्थापित कर देगा मतलब ऊपर से 50 kg के बराबर, देखिए फोर्स तो न्यूटन में ही लगेगा, 50 × g, ठीक है, और नीचे से जो हमारा जितना पानी को विस्थापित किया उतना लगेगा। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऊपर से लग रहा है, ग्रेविटी के द्वारा जो फोर्स लग रहा है इस पूरे शिप पे। मान लीजिए कि ये शिप कितना है, एक टन का है। देखिए इतना तो कम भार का शिप होता नहीं है, लेकिन हम लोग इस जहाज़ को मान लेते हैं कि 1 टन का है। तो अब हमको क्या करना है, जिस समय हम शिप ये डिजाइन करेंगे हमको ये ध्यान देना है कि भाई हमको जो है 1 टन का अगर शिप हमारा है तो 1 टन पानी को ये हटा दे। शिप को इस तरह से डिजाइन करेंगे कि 1 टन पानी को हटा दे, जिससे कि नीचे का फोर्स और ऊपर का फोर्स बराबर हो जाएगा, हमारा शिप तैरने लगेगा। तो अब दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए, ये तो हो गया कि हमारा जहाज़ तैर गया, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि 1 टन, देखिए अगर मान लीजिए हम इस शिप को इस तरह से डिजाइन करेंगे, इस तरह से, यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे हमारा डेक है, मतलब इस पे चलने के लिए है, ठीक है, और इस तरह से डिजाइन करेंगे तो भाई हटा तो ये भी देगा 1 टन पानी को, लेकिन यहाँ तक आने के बाद ये हटाएगा 1 टन पानी को, इसका मतलब ये तो डूब ही गया है कि नहीं। तो हमको इस तरह से भी डिजाइन करना होता है, इस तरह से भी डिजाइन करना होता है कि एक खास पॉइंट तक डूबने के बाद ही ये 1 टन पानी को विस्थापित कर दे, ठीक है। तो ये भी चीज़ ध्यान में रखना पड़ता है कि हमको कितना, देखिए पूरा शिप का मान लीजिए अगर जितना भार है और हम चाहते हैं कि नहीं हमारा शिप जब तैरे तो वो इतना ही डूबे, तो हमको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि इतना ही डूब के उसको इसके भार के बराबर तरल को विस्थापित करना होगा। और देखिए शिप डिजाइनिंग इतना आसान तो है नहीं, लेकिन कोर कॉन्सेप्ट उसके पीछे जो होता है वो कुछ ऐसा ही रहता है, ठीक है। उसके नीचे पीछे जो हमारा जो कारण है वो कुछ ऐसा ही रहता है कि जितना आपको जितना भी भार तैरवाना है वो तैरवा सकते हो, बस शर्त है कि उतना तरल विस्थापित कर दो। और जिस पॉइंट तक आप चाहते हो कि नहीं मेरा चीज़ इसी पॉइंट तक डूबे, तो ये भी चीज़ ध्यान रखना रहेगा कि इसी पॉइंट तक डूबने के बाद वो उस मास को बैलेंस कर दे, उतना जो है विस्थापित कर दे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग को समझाने में मैं कामयाब रहा हूँगा, और इस वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।